हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 6 का चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारी इस वीडियो से जो भी हमारे चैनल पे विजिट करें, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल पर 6, 7, 8 क्लास के सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी बुक से साइंस के सारे अपलोड कर दिए गए, आप जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है किसी भी चैप्टर में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अरविंद प्लेज अ किंग। अरविंद एक बच्चा है, उसे स्कूल में एक प्ले हो रहा है, उसे राजा के रोल के लिए चुना गया है। तो he had expected to march solemnly, splendid robes to twirl his mustache and wield silver paper wrap fought with gusto। मतलब उसे बिल्कुल राजा की तरह बना दिया गया है। उसे एक तलवार दे दी गई है सिल्वर फॉइल से बनी हुई, और उसकी मूछें लगा दी गई हैं। Imagine his surprise when he has told he would also have to sit and play वीणा। तो ये थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है जब इनको बताया जाता है कि आपको गाना भी गाना है और वीणा भी बजानी है। तो ये थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा कौन सा राजा था जो गाना भी गाता था और वीणा भी बजाता था। प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस। प्रशस्तीज क्या होती हैं और वो हमें क्या बताती हैं। प्रशस्ति का मतलब होता है कि कोई कुछ भी इंस्क्रिप्शन, कोई भी राजा है वो अपने बारे में इंस्क्रिप्शन कुछ लिखवा के रख दें, तो उससे हमें उसके बारे में पता चल जाएगा। अरविंद वाज सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त। अरविंद को समुद्रगुप्त का रोल प्ले करना था, अ फेमस रूलर, जो कि एक बहुत बड़े राजा थे गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक है, वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। तो अशोकन पिलर जो इलाहाबाद में है, वहाँ पर हमें अच्छे से पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में, इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर। इट वॉज कम्पोज एज काव्य बाय हरि सेन हु वॉज अ पोइट एंड अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। तो जो हरि सेन है उनके भी कुछ ऐसे काव्य हैं जिसमें से पढ़ के हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। और हरि सेन कौन थे? ये मिनिस्टर थे इनके दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। तो जो ये स्पेशल काइंड के जो इंस्क्रिप्शन होते हैं इन्हें बोलते हैं प्रशस्ति। ये संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब है इन प्रेज ऑफ, मतलब उनके लिए या फिर उनकी तारीफ में, मतलब उनके लिए, मतलब किसके लिए? राजा के लिए, राजा की तारीफ में, इस तरीके से। वाइल प्रशस्ति वर कंपोज फॉर सम ऑफ द रूलर यू रीड इन चैप्टर 9। तो हमने चैप्टर 9 में भी देखा तो बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने बारे में प्रशस्तिज लिखवाई थी। सच एज गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, दे बिकेम फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम टाइम ऑफ गुप्ताज। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट राजा है जिन्होंने इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखवाए हैं। नेक्स्ट रीड करते हैं समुद्रगुप्त प्रशस्ति के बारे में ना, समुद्रगुप्ताज की प्रशस्ति के बारे में। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति टेल्स, कि हमें समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वो क्या बताती है। द पोइट प्रेजेस द किंग इज ग्लोइंग टर्म्स एज अ वॉरियर, एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, हु वाज लर्नड एंड द बेस्ट पोइट्स। तो प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि वो राजा कितने उसने लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी उसने लड़ाइयाँ जीती है ना, उसे क्या क्या आता था, किस तरीके के पॉइंट थे वो। ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज इक्वल टू द गॉड्स। तो प्रशस्तिज में ज़्यादातर राजा की तारीफों के बारे में बताया जाता है ना, उन्हें भगवान की तरह उन प्रशस्तिज में दिखाया जाता है। द प्रशस्तिज वाज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंस। प्रशस्तिज में बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस बोले जाते हैं राजा के लिए। हेयर इज अ पार्ट ऑफ वन सेंटेंस। तो यहाँ पे एक सेंटेंस का कुछ पार्ट दे रखा है आपको। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में बताया, उनकी कितनी चार्मिंग बॉडी थी, उनकी बॉडी में बहुत सारे मार्क्स थे क्योंकि उन्होंने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। यही सारी चीज़ें उनकी तारीफों में सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इफ़ यू लुक एट मैप 7 105 पे जो मैप 7 दिया गया, अगर आप उसको देखेंगे यू विल नोटिस एन एरिया शेडेड इन ग्रीन। तो ग्रीन कलर में जो एक एरिया है वो शेडेड है। यू विल ऑल्सो फाइंड अ सीरीज ऑफ रेड डॉट्स। तो कुछ रेड डॉट्स भी दिखाई देंगे ईस्ट कोस्ट पे। एंड यू विल फाइंड एरियाज मार्क्ड इन पर्पल एंड ब्लू एज वेल। तो पेज नंबर 105 ये देखिए, हमें ये पूरा एरिया, ये कुछ पर्पल है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड डॉट है। तो ये सारे जो जगह है ना, जिन जिन राजाओं के अंडर आती थी उनके बारे में बता रखा है यहाँ पे कि कौन कौन से एरिया पे कौन कौन राज करे थे, कैसे थे। तो सब हम इसमें पढ़ेंगे आगे। दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति। ये मैप प्रशस्ति से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उस बेसिस पे बनाया गया है। हरि सेन डिस्क्राइब 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर। हरि सेन ने 4 अलग अलग तरीके के रूलर्स के बारे में बताया। एंड टेल्स अबाउट द समुद्रगुप्त पॉलिसीज टुवर्ड्स देम। और ये बताया कि समुद्रगुप्त की पॉलिसीज उनके लिए क्या थी, उन चारों रूलर्स के लिए। द रूलर ऑफ आर्यवर्त, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप, here there were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of समुद्रगुप्त। मतलब कौन सा वाला पार्ट? ये जो ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पर, ये इस वाले एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ पे अप्रॉक्स 9 राजा थे, 9 रूलर्स थे जो राज करते थे, और बाद में समुद्रगुप्त ने उनसे
वो छीन लिया था, है ना, लड़ाई करके वो जीत लिया था और अपने एरिया में उसको मिला लिया था। द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, हियर देयर आर 12 रूलर्स, some of whose capital are marked with the red dots on the map. They surrendered to समुद्रगुप्त after being defeated and then allowed them to rule again. तो यहाँ पे दक्षिणापथ वाला जो पार्ट है ये वाला, यहाँ पर भी समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को हराया था और उसके बाद फिर बोल दिया कि आप यहाँ पे राज कर सकते हैं मेरे अंडर, है ना। द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गना संघ, जो कि चैप्टर 5 में हमने पढ़े थे गनो संघ के बारे में। इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क इन पर्पल ऑन द मैप, दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर एंड अटेंड हिज कोर्ट। तो ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की बात हो रही है, ये भी चंद्रगुप्त के अंडर ही आता था और वो सारे लोग चंद्रगुप्त की कोर्ट में भी आते थे, ठीक है, दरबार में भी। द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरिया मार्क्ड इन अ ब्लू ऑन द मैप, परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशान्स एंड साकास एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिट टू हिम एंड ऑफर डॉटर हिम इन मैरिज। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी शाकाज और कुशान का रूल था। बाद में इन्होंने क्या किया था, जब ये हार गए थे तो उन्होंने समुद्रगुप्त से अपनी बेटी का विवाह करा दिया था, ठीक है, शादी करा दी थी। अब है जियोनोलॉजीज क्या होता है। मोस्ट प्रशस्तीज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर। तो जियोनोलॉजीज वो प्रशस्तीज होती है जिनके अंदर जो राजा है, जिस राजा की बात हो रही है, उनके एंसेस्टर्स के बारे में बताया जाता है। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। तो एक प्रशस्ति जिसमें समुद्रगुप्त के ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर, मदर के बारे में बताया। हिज मदर कुमार देवी, तो उनकी मदर का नाम था कुमार देवी, बिलोंग टू लिच्छवी गना, तो लिच्छवी गण से वो बिलोंग करती थी। और उनके फादर का नाम था चंद्रगुप्त, जो कि was the first ruler of गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, जिनको महाराजा धीराज का टाइटल भी मिला था। ए टाइटल दैट समुद्रगुप्त ऑल्सो यूज, तो इस टाइटल को समुद्रगुप्त ने भी यूज किया। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन सिंपली एज महाराजाज, और जो उनके ग्रैंडफादर है और जो समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर है उनको सिर्फ महाराजा करके मेंशन किया हुआ है प्रशस्ति में। इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस, तो यहाँ पे बताया किस तरीके से फैमिली आगे आगे बढ़ रही है और उसको इम्पोर्टेंस कैसे मिलती जा रही है, कैसे कैसे वो अपने किंगडम को बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ विक्रम संवत है। द ईरा बिगनिंग 58 BC, तो BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द गुप्ता किंग चंद्रगुप्त सेकंड हु हैड फाउंडेड इट अ मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर द शाकास एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो ये विक्रम संवत में लिखा हुआ है कि जब चंद्रगुप्त सेकंड ने शाकास को हरा दिया तो उनको टाइटल मिला था विक्रमादित्य, ठीक है। ये गुप्ता किंग थे। बात कब की है ये, बिगनिंग ऑफ 58 बिफोर कॉमन एरा की, है ना, BCE की। नेक्स्ट देखते हैं समुद्रगुप्त इन टर्न फिगर्स इन द जियोलॉजीज ऑफ लेटर रूलर्स ऑफ डायनेस्टीज सच एज हिज सन चंद्रगुप्त सेकंड। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन। तो ये जो जीनियोलॉजीज होती हैं हमें किसी भी राजा के एंसेस्टर्स के बारे में बताती हैं, ठीक है, और आगे आने वाली उनकी जो पीढ़ी होती है उनके बारे में कुछ ना कुछ हमें पता चलता है। जैसे कि चंद्रगुप्त सेकंड है जिनके बारे में इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स हैं, वहाँ से हमें पता चला है किसके, ये समुद्रगुप्त के बेटे थे चंद्रगुप्त सेकंड। ही हेल्ड एन एक्सपेंडिशन टू वेस्टर्न इंडिया, इन्होंने अपने राज्य को कहाँ तक, वेस्टर्न इंडिया तक फैलाया। वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द शाकास अकॉर्डिंग टू लेटर ब्रीफ। His court was full of learned people, about some of them who we will, जैसे कि हमने चैप्टर 11 में पढ़ा है कि इनके कोर्ट में कौन कौन से लोग थे और इन्होंने शाकास पे भी अटैक किया था। तो ये ना अलग अलग डायनेस्टी है, अलग अलग किंगडम के वंश होते हैं ना। जैसे ये देखिए यहाँ पे मुगल है कोई और उसके कोई मुगल राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, तो पूरे जितने भी इस फैमिली के राजा होंगे उनको बोलेंगे मुगल डायनेस्टी, ठीक है। ऐसे शका डायनेस्टी, पल्लवास, चोलास, ऐसे बहुत सारे आपको किंगडम मिलेंगे। हर्षवर्धना एंड द हर्षचरित्र, तो हर्षचरित्र क्या है और हर्षवर्धन कौन थे। वाइल वी कैन लर्न अबाउट द गुप्ता रूलर्स फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स, जैसे हमें गुप्ता रूलर्स के बारे में इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से पता चलता है। वी कैन फाइंड आउट अबाउट सम किंग्स फ्रॉम बायोग्राफीज, तो कुछ राजाओं के बारे में हम उनकी बायोग्राफीज से जानते हैं। हर्षवर्धन एक राजा थे जिन्होंने 1400 साल पहले राज किया था, ठीक है। हिज कोर्ट पोइट, उनके एक पोइट थे उनके कोर्ट में, दरबार में, जिसका नाम था बाणभट्ट। रॉट हिज बायोग्राफी, जिन्होंने हर्षवर्धन की एक बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित्र। उस बुक का नाम क्या था, हर्षचरित्र, संस्कृत में लिखी गई है। दिस गिव अस जीनियोलॉजी ऑफ हर्ष एंड एंड्स विद हिज बिगिनिंग किंग, तो ये जो इनकी बायोग्राफी है वो हमें हर्ष के जीनियोलॉजी के बारे में बताती है और ये बुक खत्म होती है जब ये राजा बन गए थे, ठीक है। ज़ुआनज़ैंग अबाउट हुम यू रीड चैप्टर 9 में, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्ष कोर्ट एंड लेफ्ट अ डिटेल अकाउंट व्हाट ही सॉ, और उन्होंने बहुत सारा टाइम हर्ष के
कोर्ट में बिताया और बहुत सारा डिटेल अकाउंट हर्ष के बारे में लिखा हुआ है, कैसे वहाँ पे काम होता था, क्या क्या था, सब चीज़ें इन्होंने भी डिस्क्राइब की हुई हैं। हर्ष वाज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर। हर्ष जो थे वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, बट बिकेम किंग ऑफ थानेश्वर, लेकिन वो थानेश्वर के राजा बने। आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाई, तो जब इनके फादर और इनके जो बड़े भाई थे उनकी डेथ हो गई तो थानेश्वर के राजा बने ये। उसके बाद जो इनके ब्रदर इन लॉ थे जो कन्नौज में राज कर रहे थे, वो जब मर गए थे तो उन्होंने बंगाल वाले एरिया को भी कॉन्कर कर लिया था, अपने अंडर कर लिया था। हर्ष टुक ओवर द किंगडम कन्नौज, और फिर इन्होंने कन्नौज में जो इनके ब्रदर इन लॉ जहाँ पे रूल करे थे वो वाला एरिया भी अपने अंडर कर लिया, और फिर आर्मी से बंगाल लड़ने चले गए। ठीक है, वो बंगाल में लड़ने क्यों गए थे? क्योंकि जो इनके ब्रदर इन लॉ थे ना, बंगाल के राजा ने उनको मार दिया था, तो ये बदला लेने गए थे। ऑल्दो ही वाज सक्सेसफुल इन द ईस्ट एंड कॉन्क्वर्ड मगध एंड प्रोबेबली बंगाल ऑल्सो, तो इन्होंने फिर बंगाल और मगध दोनों को जीत लिया। ही वाज नॉट अ सक्सेसफुल एल्सवेयर, ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू द डेक्कन। उसके बाद इन्होंने नर्मदा रिवर को पार करके डेक्कन रीजन को जीतने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जीत पाए, बट was stopped by a ruler belonging to the चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिन सेकंड। तो वो क्यों नहीं जीत पाए थे? क्योंकि जो पुलकेशिन सेकंड थे, चालुक्य डायनेस्टी के जो राजा थे, उनसे इनकी लड़ाई हो गई थी और उन्होंने इनको रोक दिया था, हर्ष को रोक दिया था। अब पढ़ेंगे पल्लवास के बारे में, चालुक्यास के बारे में, पुलकेशिन्स के बारे में प्रशस्ति से। द पल्लवास एंड द चालुक्यास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन द साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसी पीरियड की बात है, साउथ इंडिया की बात है, साउथ इंडिया वाले पार्ट की। यहाँ पे इन तीनों ने राज किया, इन तीनों डायनेस्टीज ने। द किंगडम ऑफ द पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम। तो जो पल्लवास थे उनकी कैपिटल कांचीपुरम, जो कि कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या होता है? देखो, कावेरी रिवर और डेल्टा मतलब जहाँ पे रिवर गिरती है तो गिरने से पहले वो डेल्टा बनाती है। जब वो झरनों में गिर जाती है ना, जब वो ओशन में मिल रही होती है तो उससे पहले वो डेल्टा बनाती है। तो जो पल्लवास थे उनकी जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम थी और कावेरी डेल्टा पे इनका राज था उस एरिया में। while that of the Chalukyas was centered around the रायचूर दोराब between the rivers of कृष्णा तुंगभद्रा। लेकिन जो चालुक्यास थे वो कहाँ पे राज करे थे? जैसे कृष्णा रिवर है और तुंगभद्रा रिवर, उसके बीच का जो दोआब है, मतलब ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे चालुक्यास रूल करते थे। आईहोल द कैपिटल ऑफ द चालुक्य। आईहोल क्या थी? चालुक्यास की कैपिटल थी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थी। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि व्यापार। इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विद अ नंबर ऑफ टेम्पल। वो एक रिलीजियस सेंटर भी बना क्योंकि वहाँ बहुत सारे टेम्पल थे, तो पूजा पाठ होती थी, लोग दूर दूर से आते थे पूजा करने। द पल्लवास एंड द चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर लैंड्स। मतलब पल्लवास और चालुक्या जो थे वो आपस में लड़ाई करते रहते थे ताकि उनका जो एरिया वो भी हम एक्वायर कर ले। स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वर प्रॉस्पेरस टाउन। तो ज़्यादातर कैपिटल्स पे अटैक होता था। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो होती थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे टाउन होते थे, मतलब वहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा होता था, पैसा बहुत आता था, टैक्स बहुत आता था वहाँ से, इसलिए ज़्यादातर ये लोग एक दूसरे की कैपिटल पे क्या करते थे? अटैक करते थे। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन सेकंड। जो चालुक्य रूलर थे तो सबसे फेमस रूलर जो है पुलकेशिन सेकंड के बारे में बताया है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम आ प्रशस्ति। तो इनके बारे में एक प्रशस्ति से पता चलता है। कंपोज बाय हिज कोर्ट पोइट रवि कीर्ति। जो इनके पोइट थे इनके दरबार में, रवि कीर्ति, उन्होंने इनके बारे में इनकी जो प्रशस्ति बनवाई थी उससे हमें पता चलता है इनके बारे में। दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर। जो इनके एंसेस्टर्स के बारे में बताते हैं। हु आर ट्रेस बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। तो जो ये प्रशस्ति है रवि कीर्ति वाली, इससे हमें पता चलता है कि उनके एंसेस्टर्स थे, उन्होंने किस तरीके से राज किया था ना, कैसे राज करते आए थे। और जो पुलकेशिन है उनको जो राज्य मिला था, जब वो राजा बने थे तो वो उनके अंकल के बाद बने थे, उनके अंकल से उन्हें राज्य मिला था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग ही लेड एक्सपेंडिशन अलॉन्ग द बोथ वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। तो उन्होंने ईस्ट और वेस्ट दोनों कोस्ट में क्या किया था? राज किया था। यहाँ तक ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी। Besides he checked the advance of Harsha, there is an interesting play of words in the poem. Harsh means happiness. तो यहाँ पे बहुत सारी पोएम्स वगैरह भी बनाई जाती थी। ठीक है, हर्ष का मतलब होता है हैप्पीनेस। द पोइट सेज दैट आफ्टर हिज डिफीट। तो यहाँ पे जो प्रशस्ति थी रवि कीर्ति की, उन्होंने यहाँ पे पुलकेशिन जो थे, पुलकेशिन के बारे में थी ना इनकी प्रशस्ति। तो हमने जो अभी ऊपर पढ़ा, पुलकेशिन जो सेकंड थे उनकी लड़ाई हुई थी हर्ष से, तो पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को रोक दिया था डेक्कन पार्ट में, मतलब इस वाले पार्ट में आने से। ठीक है जी, तो इन्होंने यही बताया कि जो रवि कीर्ति थे, इन्होंने जो इंस्क्रिप्शन किया था, इन्होंने बताया कि जो हर्ष राजा थे उनका नाम था हैप्पीनेस। ठीक है, उनका मतलब नाम का हैप्पीनेस। और यहाँ पे बताया कि ये जो हर्ष जो थे, जब ये हार गए थे पुलकेशिन से, तो फिर वो हर्ष नहीं रह पाए थे, मतलब खुश नहीं रह पाए थे। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लव किंग। पुलकेशिन ने पल्लव किंग पे भी अटैक किया था। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कंचीपुरम। जो कि हार गए थे, पल्लव किंग हार गए थे, फिर
भाग गए थे और कांचीपुरम में छुप गए थे। बट द चालुक्य विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो चालुक्यास की जो विक्ट्री है, मतलब जो ये जीतते आ रहे हैं, ये ज़्यादा समय तक ये राज नहीं कर पाए थे। अल्टीमेटली बोथ द पालावास एंड द चालुक्यास गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूट एंड चोलास। हुआ क्या, पालावास और चालुक्यास ये दोनों आपस में लड़ते रह गए, तो इनके लड़ाई में हुआ क्या, राष्ट्रकूट और चोला डायनेस्टी थी ना, वो आ गई। इन दोनों को हरा के ये दो नई डायनेस्टी आ गई। तो हम क्लास 7 में इसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ वर दीज किंगडम एडमिनिस्टर्ड, मतलब ये जो किंगडम्स थी इनमें काम काज कैसे चलता था, कैसे ये एडमिनिस्टर करते थे, अपनी पूरे जो किंगडम है उसको किस तरीके से चलाते थे। एज इन केस ऑफ अर्लियर किंग, लैंड रेवेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स एंड द विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी किंग होता है, जो भी राजा होते हैं, उनका आय का सोर्स क्या होता है, पैसा कहाँ से आता है, लैंड रेवेन्यू से है ना, और लैंड रेवेन्यू से है ना, जो भी कर मिलते हैं, जो भी टैक्स मिलते हैं उससे। और इनके जो बेसिक यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कौन थे, विलेज थे, गाँव से इनका मेन क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट एज वेल, कुछ नए डेवलपमेंट भी हुए थे। किंग्स अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट टू मैन हु आर पावरफुल आइदर इकोनॉमिकली, सोशली और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेंथ। फॉर इंस्टेंस, तो ये जो राजा थे इन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिससे कि जो आसपास जो छोटे मोटे जो पावरफुल रूलर हैं या फिर आदमी हैं कोई पावरफुल, उनसे किस तरीके से हमें क्या मिले, सपोर्ट मिले, चाहे पैसों के मामले में हो, चाहे सोशली हो, चाहे मिलिट्री स्ट्रेंथ के हो, मतलब अगर कभी सेना को जरूरत पड़ती है तो वो आके हेल्प कर सके। सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडिटरी, कुछ ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, मतलब ऑफिसर्स वाली पोस्ट थी जो हेरिडिटरी चलती थी। हेरिडिटरी मतलब पहले पापा हैं, कोई काम कर रहे हैं, फिर उसके बेटे हैं, फिर उसके बेटे हैं, तो हेरिडिटरी हो जाती है ये पोस्ट। दिस मीन्स दैट सन सक्सीड फादर टू दिस पोस्ट, मतलब अगर किसी के फादर हैं तो किसी पोस्ट पे, तो उसके बेटे को वो पोस्ट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द पोइट हरिसेना वाज अ महाधन नायक, जो आपके जो पोइट थे हरिसेन, वो कौन थे, महाधन नायक थे और चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी थे अपने पापा की तरह। तो जो पोस्ट इनके पापा को मिली थी वो इनको मिल गई थी। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिस, कभी कभी ये होता था कि एक आदमी को बहुत सारे ऑफिस दे दिए जाते थे। जैसे महाधन नायक जो थे हरिसेन, वो कुमार अमात्य भी थे, एक मतलब कि इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भी थे, और संधि विग्राहक भी थे, मतलब अगर किसी राज्य से लड़ाई हो रही है तो इनको वहाँ पे संधि करने के लिए, मतलब लड़ाई रोकने के लिए भेजा जाता था, ठीक है। और वॉर और पीस मिनिस्टर भी इनको बोला जाता था। देखिए यहाँ पे 2-3 पोस्ट इनको एक कोई दे रखी है ना, ऐसे बोला हुआ है। बिसाइड इम्पोर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दीज इंक्लूड द नगर श्रेष्ठी, चीफ बैंकर, मर्चेंट ऑफ द सिटी, बहुत सारी और भी ऐसी पोस्ट होती थी जैसे चीफ बैंकर, मर्चेंट, नगर श्रेष्ठी, द सातवा और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवान। तो लीडर भी होते थे इन कारवान्स के। देखिए एक है कोई सेना के लीडर हो गए, मर्चेंट्स हो गए मतलब जो इधर से उधर सामान बेचते हैं, बैंकर हो गए जो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं या फिर लोन दे रहे हैं लोगों को। तो ऐसे और भी बहुत सारी पोस्ट होती थी। चीफ क्राफ्ट्समैन, मतलब जो क्राफ्ट्समैन है पर्सन, उनके सबका एक चीफ बना दिया। एंड द हेड ऑफ काइट्स और स्क्राइब, तो अलग अलग हेड की यहाँ पे बात हुई कि कितनी सारी पोस्ट थी यहाँ पर। दीज पॉलिसीज वर रीजनेबली effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdom। उसके बाद क्या होता है, ये जितनी पोस्ट यहाँ पे बांट रखी है ना उन्होंने, धीरे धीरे क्या होता था, जब राजा लोग क्या होते थे, जब वीक हो जाते थे, तो ये जितने भी पोस्ट वाले पर्सन है ना, खुद को राजा से इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे और कहते थे कि हम राजा है, ठीक है। वो अपने अपने एरिया में राज करना शुरू कर देते थे जहाँ पे उनको ऑफिस मिले होते थे। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नई तरह की आर्मी पढ़ते हैं, लाइक अर्लियर रूलर, जैसे कि पहले रूलर जो होते थे, पहले जो राजा होते थे। सम ऑफ दीज किंग मेंटेन ए वेल ऑर्गेनाइज आर्मी विद एलिफेंट, चैरियट, कैवलरी, फुट सोल्जर। जैसे हमने पिछले राजाओं के बारे में पढ़ा था, वो अपनी आर्मी रखते थे। तो ये यहाँ पे जिन राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं उनके पास बहुत सारी आर्मी होती थी, एलिफेंट्स होते थे और रथ होते थे और बहुत अच्छी कैवलरी होती थी और फुट सोल्जर्स, मतलब कि पैदल वाले सोल्जर्स भी होते थे। बिसाइड देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग टू ट्रूप्स व्हेनेवर नीडेड। और क्या होता था, एक पूरी सेना, इसका कोई मुखिया हो गया, कोई लीडर हो गया, और जब राजा को जरूरत पड़ेगी सेना की तो ये पूरी सेना राजा को प्रोवाइड करवाएगा, ऐसे करके। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरी, उनको रेगुलर सैलरीज नहीं दी जाती थी, इनको क्या लैंड दे दी जाती थी, है ना, लैंड ग्रांट कर दी जाती थी कि आप यहाँ से टैक्स कलेक्ट करें, मुझे भी दे दें और अपने लिए सैलरी भी निकाल लें, है ना, और मेंटेन करें सोल्जर्स को, आर्मीज को, होर्स को, इन सबको, पूरी आर्मी को मेंटेन करें उस लैंड से जो भी पैसा आएगा। दीज मैन आर नॉन एज समानताज, तो समानताज बोला जाता था इनको। समानताज कौन क्या करते थे, ये आर्मी को मेंटेन करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे उस जो राजा ने उनको लैंड ग्रांट किए ना वहाँ से। वेयर एवर द रूलर वाज वीक, जब रूलर वीक हो जाते थे तो ये समानतान क्या होते थे, खुद राजा बन जाते थे, तो ऐसे ही फ़ायदा उठाते थे। असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम,
कि जो ये साउदर्न वाला पार्ट था इंडिया का, यहाँ पे असेंबलीज कैसी होती थी, ये राजा जो थे असेंबलीज कैसे करते थे, काम कैसे करते थे। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवास मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबली, जो एक इंस्क्रिप्शन है पल्लवास का, उसमें हमें बहुत सारे ऐसे लोकल असेंबलीज के बारे में पता चलता है, जिसमें कौन कौन है, सभा होती थी जिसमें ना, विच वॉज एन असेंबली, सभा क्या थी, एक असेंबली थी जिसमें ब्राह्मण लैंड ऑनर्स जो थे वो क्या करते थे, असेंबली करते थे ना, मीटिंग्स करते थे। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज विच लुक आफ्टर द इरिगेशन, तो ये जो यही सभा वगैरह जो होती थी, इसमें जो सब कमिटीज बनाई गई होती थी, जैसे एक लीडर है कोई भी और इसमें बहुत सारी कमेटी बना दी जो कि अलग अलग कामों को देखेगी, मतलब इरिगेशन वर्क कैसे चल रहा है ना, ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं बाकी सारे एग्रीकल्चर के, और रोड का काम है, कोई लोकल टेम्पल बनवाने का काम है, तो सारे डिसीजन इन असेंबलीज में लिए जाते थे। द उर वाज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ऑनर्स वर नॉट ब्राह्मण, तो उर किसको बोलते हैं, उर होता था विलेज, ठीक है। विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ऑनर्स वर नॉट ब्राह्मण, जहाँ पे जो लैंड ऑनर्स होते थे ना वो ब्राह्मण नहीं होते थे, तो उन विलेजेस में जो असेंबलीज हो रही हैं तो उन सबको क्या बोला है, उर बोला है। एंड द नगरम वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, और नगरम क्या था, मर्चेंट की ऑर्गेनाइजेशन थी। इट इज लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ऑनर्स और मर्चेंट्स, ये जितनी भी असेंबलीज थी इनको कौन कौन कंट्रोल करता था, बड़े बड़े जो व्यापारी थे, जो जमींदारी थी वो लोग। मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज, ये जो असेंबलीज हैं इन्होंने बहुत सारी आगे सेंचुरीज तक काम किया है ना, लोकल असेंबलीज इन्होंने करवाई हैं। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, कि जो आम लोग थे वो किंगडम में, मतलब यहाँ पे जनता की बात हो रही है कि किसी भी किंगडम में आम लोग जो थे उनकी लाइफ कैसी थी। वी कैन कैच एन ओकेजनल glimpse of the lives of ordinary people from plays and other accounts. Let us look at some of these. तो हमें जो आम लोग होते हैं उनके बारे में कैसे पता चलता है, अब कोई इंस्क्रिप्शन तो होता नहीं है, तो जो आम लोग प्लेस वगैरह करते थे है ना, जो स्टोरीज हैं छोटी मोटी जो टेल करते थे, प्लेस जो होते थे ना, ड्रामा वगैरह जो होते थे, उनसे पता चलता है। तो कालिदास है, उनका एक ऐसे प्ले है, बहुत सारे जो लोकल जो लोग हैं उनके लाइफ के बारे में पता चलता है। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्लेस इज दैट द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत, तो ये जो प्लेस होते हैं ना इसमें जो ज़्यादातर ब्राह्मण और राजा होते हैं उनको दिखाते हैं कि वो संस्कृत लैंग्वेज में बात करते हैं, और बाकी जो लोकल पर्सन होते हैं, लोकल जो जनता होती है, उन प्लेस में ड्रामा की बात हो रही है तो वुमेन और मैन जो होते हैं ना वो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे कि प्राकृत वगैरह। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिजना शकुंतलम, तो कालिदास का सबसे मोस्ट फेमस प्ले है अभिजन शकुंतलम, जहाँ पे एक लव स्टोरी है, एक राजा की जिसका नाम था दुष्यंत और एक वुमेन की जिसका नाम था शकुंतला, ठीक है। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन द प्ले, तो इसमें हमें एक पुअर फिशरमैन की कहानी मिलती है। तो यहाँ पे इस कहानी में यही बताया है कि एक फिशरमैन था, वो मतलब मछलियाँ पकड़ता था, उसने मछलियाँ पकड़ी और एक दिन वो मछली उसने काटी तो उसको एक रिंग मिली उस मछली के अंदर से, तो वो राजा को दिखाने के लिए गया। अब राजा के गेट पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो उन्होंने रोक लिया और बोला कि तुम चोर हो, उस फिशरमैन को रोक के बोला तुम चोर हो। तो जैसे तैसे वो राजा के पास गया, राजा को उसने रिंग दिखाई तो राजा खुश हो गया, रिंग देख के, बहुत अच्छी रिंग थी वो, तो उन्होंने उस फिशरमैन को क्या किया, गिफ्ट दिए। अब वो जब बाहर आता है दरबार से तो जो गेट पे खड़े हुए लोग होते हैं वो बोलते हैं कि तू हमें ना इसमें से कुछ दो, मतलब जो तुम्हें गिफ्ट मिला है हमें भी इसमें से कुछ दो। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से शोषण कर रहे हैं, मतलब आम लोगों को कैसे लूटते थे ये लोग। तो जो चाइनीज पिलग्रिम है, पिलग्रिम मतलब है यात्री, तो चाइनीज यात्री थे फाहियान, नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स, तो इन्होंने उन लोगों के बारे में बताया है जो कि अनटचेबल्स थे, मतलब बिल्कुल अछूत मानते थे, बिल्कुल बहुत छोटी जाति का मानते थे बहुत सारे लोग उनको। जैसे कोई सिटी है, ये गांव है, तो इनको बिल्कुल गांव से बहुत दूर रहना पड़ता था, है ना। इफ सच मैन, अगर ऐसा कोई अछूत अनटचेबल पर्सन अगर इस सिटी में एंटर कर रहा है किसी काम से, तो उसे ऐसे आना पड़ता था जैसे कोई स्टिक बजाते हुए या फिर कोई ढोल बजाते हुए, ताकि सबको पता चल जाए कि कोई अनटचेबल आ रहा है और वो दूर हो जाए। इस तरीके की बातें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है कि इन्होंने चाइनीज फाहियान जो थे, जो इंडिया में आए थे, तो इन्होंने बताया हुआ है सारी चीजें। तो यहाँ पे द किंग आर्मी, तो राजा की आर्मी कैसी होती थी उसके बारे में यहाँ पे पूरे अकाउंट, कैसे कैसे वेपन्स होते थे, क्या क्या चीजें होती थी। तो चैप्टर हो गया यहाँ पे खत्म। एल्सवेयर में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अरेबिया को ढूंढिए, मैप में ये जगह अरेबिया है, अरेबिया वाले जगह को ढूंढिए। ऑल्दो इट इज अ डेजर्ट, ये क्या है, डेजर्ट एरिया है। इट वॉज एट द हब ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सेंचुरीज, तो ये एक हब था, हब मतलब हर जगह से यहाँ पे लोग आते थे, इस तरीके से बोल सकते हैं ना। अरब मर्चेंट्स एंड द सेलर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सी ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड यूरोप, तो ये जो अरबिया है, जैसे ये इंडिया है और ये इस साइड पड़ता है यहाँ पर, तो यहाँ से बहुत सारे मर्चेंट्स वगैरह आते थे ना, ट्रेड होता था यहाँ पर इंडिया से, और तो यहाँ पे कैमल्स वगैरह पे सामान वामान लेके जाते थे। 1400 साल पहले की बात है। प्रॉम्पेट मोहम्मद इंट्रोड्यूस आ न्यू, तो एक प्रॉम्पेट मोहम्मद पर्सन है ये, जिन्होंने एक नया
रिलीजन स्थापित किया जिसका नाम था इस्लाम। जैसे क्रिश्चियनिटी एक धर्म है ना, वैसे इस्लाम है, तो इन्होंने वो स्थापित किया था या इन्होंने शुरू किया था, ऐसे बोल सकते। और कुरान क्या है, एक होली बुक है मुस्लिम्स की, इस्लाम में है ना, और सारे मुस्लिम्स जो है मैन और वुमेन है वो इस्लाम को मानते हैं और अल्लाह की पूजा करते हैं। तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे काम करने चाहिए ना, और कैसे फास्ट रखने चाहिए है, व्रत कैसे रखने चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, बस वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। विद इन 100 ईयर इस्लाम स्प्रेड नॉर्थ अफ्रीका। उसके बाद करीब करीब 100 सालों में जो इस्लाम था वो अफ्रीका, स्पेन, ईरान, इंडिया, हर जगह फैल गया। तो जो आज का पाकिस्तान है वहाँ पे कम से कम 1300 साल पहले आए कौन, अरब सोल्जर्स, और फिर ये इस्लाम भी आया। तो इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, फिर ये चैप्टर, ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं जो कि ट्रू फॉल्स आपको करने हैं। हरिसेना कंपोजर प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। क्या हरिसेन ने जो बुक प्रशस्ति लिखी थी वो इनके बारे में थी, तो ये तो फॉल्स है। द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्त, ये भी फॉल्स है जी। नेक्स्ट है देयर वर 12 रूलर्स इन दक्षिणापथ। दक्षिणापथ में 12 रूलर थे जी, बिल्कुल ठीक है। तक्षशिला एंड मदुरई वर इंपॉर्टेंट सेंटर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ गुप्ता रूलर। तक्षशिला और मदुरई गुप्ता रूलर के अंडर तो नहीं आते थे, तो फॉल्स है ये। अहियोल वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवास। अहियोल जो थी वो पल्लवास की कैपिटल थी, फॉल्स, पल्लवास की नहीं थी। लोकल असेंबलीज फंक्शन फॉर सेवरल सेंचुरीज इन साउथ इंडिया। जी हाँ, असेंबलीज ने बहुत लंबे समय तक काम किया है। मेंशन 3 ऑथर्स हु रोट अबाउट द हर्षवर्धन। ऐसे 3 ऑथर्स के नाम बताने आपको जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन द आर्मी एट दिस टाइम। उस टाइम की जो आर्मी थी और आज की जो आर्मी, क्या आप चेंजेस देखते हैं। आज घोड़े नहीं होते, उस वक्त घोड़े होते थे, तलवार से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, हाथी होते थे, चैरियट होते थे। आज गन होती है, तोप होती है, बारूद होता है ना, तो ये बता देंगे आप। व्हाट वर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। नई अरेंजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, वो सारी बात बताएंगे आप इसमें। What do you think अरविंद would have to do if he was acting समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे बोला अरविंद को जब समुद्रगुप्त का रोल मिला तो उन्हें क्या क्या काम करना पड़ा। उन्हें वीणा बजाने के लिए बोला गया, गाना गाने के लिए बोला गया, तो इसका मतलब ये था कि समुद्रगुप्त को वीणा बजानी भी आती थी। डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वुड हैव रीड एंड अंडरस्टूड द प्रशस्तिज, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो प्रशस्ति के बारे में रीड करते हैं, समझते हैं, ऐसा कुछ है। तो ये बस एक्टिविटी के बेसिस पे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है सारी एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। चैप्टर हमारे यहीं खत्म होता है, तब तक के लिए चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए। कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछेगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।